लेक्चर रिकॉर्ड ही नहीं किया अभी तक। ओके, टॉफ को हम दोबारा देखते हैं। अच्छा, टॉफ में क्या होता है कि टॉफ में हमारे पास टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है। इसमें इसके चार कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, इसके चार कंपोनेंट्स हैं। इसके चार कंपोनेंट्स में कौन से आ जाते हैं हमारे पास? इसके चार कंपोनेंट्स में आ जाते हैं हमारे पास पल्मोनरी इनफंडिबुलर स्टेनोसिस। तो सारा जो इसके जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी का जो वेल्व होता है उसमें स्टेनोसिस हो जाती है, ठीक है। और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाती है। जो राइट वेंट्रिकल होता है उसमें हाइपरट्रोफी हो जाती है। इसको हम दोबारा से बताते हैं। Because we didn't record. ठीक है। अब इसमें राइट वेंट्रिकल में जो पल्मोनरी आर्टरी थी उसका जो वेल्व है उसमें स्टीनोसिस हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट इसका क्या था? इसका राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाएगी। इसको हम बनाते हैं ग्रीन से, ठीक है। जो राइट वेंट्रिकल है इसकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी, इसका साइज बड़ा हो जाएगा। तीसरा कंपोनेंट है ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा। एओर्टा नॉर्मली हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन हो रहा होता है, लेकिन इसमें टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में वो लेफ्ट वेंट्रिकल की जगह राइट वेंट्रिकल में ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी। और इसमें चौथा पॉइंट आता है वीएसडी, यानी कि जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये जो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है बीच में दो वेंट्रिकल्स के दरमियान में, इसमें भी डिफेक्ट हो जाएगा। ये इसके चार पॉइंट्स हो गए। और इसमें साइनोसिस हो जाती है। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में टेक्स्ट स्पेल्स आते हैं, साइनोसिस हो जाती है। ठीक हो गया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड साइनोसिस यही होती है। जब भी स्क्वेटिंग करेंगे, जब भी पेशेंट स्क्वेटिंग पोजीशन में होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि जो है ना राइट टू लेफ्ट शंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा स्क्वेटिंग पोजीशन में। मोस्टली जब भी टीओएफ टॉफ का पेशेंट हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं स्क्वेट लेफ्ट लेटरल पोजीशन में करते हैं। बच्चे को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में करते हैं, स्क्वेटिंग पोजीशन में करते हैं, उससे जो राइट टू लेफ्ट शंट्स है वो डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी। अब इसके ये किस चीज के साथ एसोसिएट होता है? 22q11 सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक हो गया। और इसमें जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम इसमें इंक्रीज हो जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? जो हमारे पास पंप करना होता है ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, ठीक है, इन ईच कार्डियक साइकिल, वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। इसमें जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ना वो स्ट्रोक वॉल्यूम रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। एसवीआर इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गई है। इसके चार कंपोनेंट्स हो गए। इसमें ये बात याद रखने के इसमें टेक्स्ट स्पेल्स आते हैं, यानी कि साइनोसिस हो जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में क्या होगा? वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट में वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट में ये जो वेंट्रिकल्स के दरमियान में सेप्टम है ना इसमें डिफेक्ट आएगा। ठीक है। ये लेफ्ट टू राइट शंट होता है। ठीक हो गया। एसिम्टोमेटिक होता है पहले थ्रू आउट द लाइफ, लेकिन बाद में सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ये चीज देख लिया आपने। जो राइट टू लेफ्ट शंट्स होंगे वो अर्ली साइनोसिस देंगे, और जो लेफ्ट टू राइट शंट्स होंगे वो लेट साइनोसिस देंगे, यानी कि उसमें बाद में जाके साइनोसिस आएगा जो लेफ्ट टू राइट शंट्स होते हैं। ये भी हम आगे पिक्चर्स में देखते हैं सब। अच्छा जी। तीसरा आ जाता है आपके पास एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट, यानी कि जो एट्रिया है, एट्रिया के दरमियान में जो सेप्टम है उसमें जो है आपका डिफेक्ट आ गया ये। इसके आप दो पार्ट्स होते हैं। इसके पार्ट्स होते हैं दो, ओस्टियम सिकंडम, जो इसका सिकंडम पार्ट होता है और प्राइमम पार्ट होता है। इसकी पिक्चर अभी हम आगे देखते हैं। जो इसका सिकंडम पार्ट होता है ना वो उसमें अगर ओस्टियम आ जाए, यानी कि उसमें अगर डिफेक्ट हो, वो मोस्ट कॉमन होता है। राइट। अच्छा जी। और इसमें अब एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका आता है वो होता है कि इसमें वाइड फिक्स्ड स्प्लिटिंग होती है। इसमें S2 की फिक्स्ड स्प्लिटिंग होती है। ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है। और इसमें से क्या पॉइंट, ये डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है। ये एक एमसीक्यू है, ये पॉइंट याद है। ठीक है। एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है। फिर आगे आता है पेटेंट फोरामेन ओवेल, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। आप ये जो हमारी होती है ना एओर्टा, एओर्टा और जो हमारी होती है पल्मोनरी आर्टरी, इन दोनों के दरमियान में एक हमारी ना ओपनिंग होती है। ठीक है। इसको हम डक्टस आर्टेरियोसिस कहते हैं।
जो नॉर्मली हमारे पास फीटस में ओपन होती है, ठीक है, फीटस में ओपन होती है नॉर्मली, और जब फीटस खत्म हो जाता है तो वो बंद हो जाती है, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास क्या हो रहा होता है, नॉर्मली हमारे पास ये देखना पिक्चर में से आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। ये देखिए, नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली पल्मोनरी आर्टरी से, फीटस में पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जो है ना एओर्टा में जा रहा होता है नॉर्मली, ठीक है। लेकिन अगर ये फीटस लाइफ के बाद भी ये जो डक्टस आर्टेरियोसस है ये ओपन रह जाए, तो ब्लड हमारे पास क्या होता है, एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी में आना शुरू हो जाता है। एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी में आना शुरू हुआ, जो सारा जो आपका ऑक्सीनेटरी और डिऑक्सीनेटरी ब्लड था वो मिक्सअप हो जाता है, ठीक है, सारा आपका मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। ये भी अब यहाँ पे पिक्चर्स देख लेते हैं आप, बाकी जो हमारी कंजेनिटल डिजीज की पिक्चर्स देखते जाते हैं अभी यहाँ से हम। ये ये टॉफ के कंपोनेंट्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। टॉफ के कंपोनेंट्स यहाँ से देख लें आप। ये ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा हो गया, ठीक है, एओर्टा ओपन हो रहा है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। और एओर्टा राइट वेंट्रिकल में ओपन हो रहा है, ना कि लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये हो गया। पल्मोनरी स्टीनोसिस हुई हुई है, देखो पल्मोनरी बैग जो है पूरा स्टीनोज हुआ हुआ है। राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हुई है, पूरी राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हुई है, राइट, हाइपरट्रोफी हुई हुई है, ठीक है। ये इसके तीन कंपोनेंट्स, और ये इसमें जो ये जो सेप्टम था, वेंट्रिकल सेप्टम, उसमें भी डिफेक्ट आया, ये इसके चार कंपोनेंट्स, ओके, सारे चार कंपोनेंट्स दिखाए हैं। अच्छा, अब ये जो है ना आपका एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट है, इसमें ये देखें, ये इसका सेप्टम सिकंडम पार्ट है, ये वाला जो बना हुआ है, ये जो मैंने अभी ब्लैक किया है, ठीक है। और ये जो दूसरा है, ये वाला इस साइड पे जो बना हुआ है, इसको हम पिंक से दिखाते हैं। ये वाला जो है, ये वाला जो आधा ऊपर है और आधा नीचे है, ये आपका सेप्टम प्राइमम पार्ट है, ठीक है। ओस्टियम सिकंड, सेप्टम सिकंडम में जब एब्नॉर्मेलिटी आती है ना, उसको हम कहते हैं ओस्टियम सिकंडम, और यही मोस्ट कॉमन, ठीक है। नॉर्मली ये फ्यूज होना होता है सेप्टम प्राइमम के साथ, लेकिन जब ये फ्यूज नहीं होगा, और जब ये फ्यूज नहीं होगा तो यहाँ पे एक ओस्टियम रह जाएगा, यानी कि यहाँ पे इस जगह पे एक ओपनिंग रह जाएगी। ये जो ओपनिंग रह जाएगी, ये मोस्ट कॉमन कॉज होती है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक हो गया। अब हम अपने बुक से देख लेते हैं। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस देख लेते हैं हम। ये मैंने बता दिया आपको कि नॉर्मली पल्मोनरी आर्टरी से एओर्टा में जा रहा होता है, लेकिन जब एओर्टा से पल्मोनरी आर्टरी में आना शुरू हो जाए, तो वो फीटल लाइफ के बाद ऐसा होता है, जब पेटेंट रह जाता है डक्टस आर्टेरियोसिस, तो इसमें मरमर आना शुरू हो जाता है, इसको हम कहते हैं मशीन लाइक मरमर, ठीक हो गया। अच्छा जी, पेटेंसी इज मेंटेन्ड बाय द प्रोस्टाग्लैंडिन ई सिंथेसिस एंड लो ऑक्सीजन टेंशन, अनथेरेटिक पीडीए। अच्छा, इसमें जो एक चीज देखने वाली है, इसमें बस यही चीजें जो देखने वाली है, प्रोग्रेसिव राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी इसमें शुरू हो जाएगी, ठीक है, और हार्ट फेलियर के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। अब आइजरमेंगर सिंड्रोम, वही जो मैंने आपको समझाया अभी, कि अनकरेक्टेड लेफ्ट टू राइट शंट, वीएसटी, एएसटी और पीडीए। अब क्या होता है कि जब लेफ्ट टू राइट शंट हो रहा होता है ना, यानी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल तक हमारा ब्लड आना होता है, ठीक है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल था और वहां से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, ठीक है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, और एक हद ऐसी आ गई है कि राइट वेंट्रिकल इतना हाइपरट्रोफिड हो गया कि उसमें जगह ही नहीं बची कि अब वो उसमें मजीद ब्लड ला सके, तो होगा क्या कि ब्लड वापस जाना शुरू हो जाएगा राइट से लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसको हम कहते हैं आइजरमेंगर सिंड्रोम, ठीक हो गया। और ये लेट साइनोसिस के सिम्टम्स देता है, चीज याद रख लेनी है इसमें से। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना एंजाइना, पढ़ते हैं एंजाइना।
एंजाइना के आप लोगों को पता है कि एंजाइना की 3 मेन बेसिक टाइप्स है, स्टेबल एंजाइना, वेजोस्पेस्टिक एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना। अब जो स्टेबल एंजाइना है ना, स्टेबल एंजाइना में ना, अब देखो मैं आपको ब्लड वेसल बना के दिखाती हूँ। स्टेबल एंजाइना रेड से बनाते हैं ब्लड वेसल। स्टेबल एंजाइना में ना ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है। अब ये एक ब्लड वेसल है और इसके साथ ही आप कह लो कि ये एक क्लोट बन गया है, ठीक है। ये आप कह लो कि ये एथियोस्क्लेरोसिस हुई है और ये स्टेबल है, ये अपनी जगह पर है, ठीक है। ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक एक बना है, ये स्टेबल है, अपनी जगह पर है, ठीक है, अपनी जगह पर ही स्टेबल है। अब जब भी ये वाला पर्सन एक्सर्शन में होगा, जब भी मूव करेगा, उसको चेस्ट पेन फील होगा, ठीक है। जब भी ये मूव करेगा उसको चेस्ट पेन फील होगी। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपका वो हुआ है ना, एथेरोस्क्लेरोसिस हुई है, वो स्टेबल है अपनी जगह पे। यहाँ से जो ब्लड फ्लो होना है वो ब्लड फ्लो जरा ऑब्स्ट्रक्टेड होगा, उसको मुश्किल होगी यहाँ से ब्लड फ्लो होने में। और जब भी एक्सर्शन करेगा बंदा, उसको एक्सर्शनल चेस्ट पेन फील होगी, एक्सर्शनल चेस्ट पेन फील होगी, ठीक हो गया। दूसरा आ जाता है आपका अनस्टेबल एंजाइना। अब अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है कि इसमें अब फिर से हम बनाते हैं अपनी ब्लड वेसल प्यारी सी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक अनस्टेबल होता है आपका जो ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। यानी कि एक क्लोट बना है, ये जो क्लोट बना है, ये एथेरोस्क्लेरोसिस हुई है और इसी के ऊपर आप कह लो कि एक ब्लड क्लोट भी बन गया, इसी के ऊपर एक ऐसे करके ब्लड क्लोट भी बन गया, ठीक है। ये अनस्टेबल है। अब ये किसी भी टाइम जाके यहाँ से लॉज आउट कर सकता है, यहाँ से किसी भी टाइम उड़ के जा सकता है, यहाँ भी किसी भी टाइम उठ के जा सकता है यहाँ से, ठीक है। अब ये अनस्टेबल है। अब ऐसे बंदे को हर टाइम पेन फील होगा, वो एक्सर्शन करे ना करे, उसको बैठे बैठे, उसको रेस्ट में भी किसी भी टाइम पे पेन फील होगा, ठीक है। फिर तीसरा रहता है हमारे पास वेजोस्पेस्टिक। फिर हम ब्लड वेसल बनाते हैं वेजोस्पेस्टिक, इसमें स्पैज्म है, ब्लड वेसल में स्पैज्म है, ठीक है। इसकी यहाँ पे बनाते हैं ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल बनी है, गलती से खुली है, ठीक है। यहाँ से सीधी, यहाँ से स्पैज्म, ये इस एरिया से इसका स्पैज्म हो जाता है। जब ब्लड वेसल का स्पैज्म हो गया, यहाँ से ब्लड फ्लो करने में मुश्किल होगी, जब ब्लड फ्लो करने में मुश्किल होगी तो उसको पेन फील होगा। इसी को हम प्रिंस मेटल या वेरिएंट एंजाइना भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जो स्टेबल एंजाइना है उसमें एसटी डिप्रेशन आता है ईसीजी पे, ठीक है। और जो अनस्टेबल एंजाइना उसमें हमारे पास एसटी डिप्रेशन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। साथ में टी वेव इन्वर्जन होती है ईसीजी पे और बायोमार्कर एलिवेशन, जो कार्डियक बायोमार्कर एलिवेशन भी हमें नजर आती है। और जो वेरोस्पेस्टिक एंजाइना वो हमारे पास मोस्टली टोबैको स्मोकिंग वगैरह से एसोसिएट होता है, कोकेन, अल्कोहल, ट्रिप्टन, इसके साथ एसोसिएट होता है। और ट्रीट हमने किस चीज से करना होता है, इसको डिफरेंट कलर से हम करते हैं ताकि हमें याद रहे। ट्रीट हमने करना होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से वेरोस्पेस्टिक को, नाइट्रेट से, और स्मोकिंग सिसेशन इसमें हम करेंगे। मोस्टली जो वेरोस्पेस्टिक है वो स्मोकिंग से एसोसिएटेड है, कोकेन से एसोसिएटेड है। इसमें हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देने हैं, स्मोकिंग सिसेशन करनी है और नाइट्रेट्स देने हैं। एंजाइना हो गया आपका, ठीक है। अब हम करते हैं अपना एमआई, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब एमआई में अपनी बात याद रखनी है, ठीक है। एमआई में आपने बात याद रखनी है कि नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन है और एसटी सेगमेंट एलिवेशन है। जो आपकी एसटी सेगमेंट एलिवेशन है ना, अब जो नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन है उसमें क्या होता है, उसमें सब एंडोकार्डियल इंफार्क्ट्स बनते हैं। यानी कि जो आपका एंडोकार्डियम है ना, आपके हार्ट के 3 पार्ट्स हैं, एक है एंडोकार्डियम, एक है मायोकार्डियम और एक है पेरिकार्डियम, ठीक है। जो इसमें है ना नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन में, इसमें आपका एंडोकार्डियम से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, सिर्फ एंडोकार्डियम और उसका थोड़ा सा लोअर पार्ट जो है ना वो इन्वॉल्व हुआ है। यानी कि जो आपका सब एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट है, ये देखो ये बनाया हुआ है मैंने, सब एंडोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट होती है सिर्फ और सिर्फ, सब एंडोकार्डियल इंफार्क्ट्स बनते हैं। जबकि जो एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, जिसमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन होनी है, ये एलिवेशन होनी है जिसमें, उसमें ट्रांसम्यूरल इंफार्क्ट्स बनते हैं। यानी कि पूरा का पूरा आपका जो है वो ट्रांसम्यूरली इंफार्क्ट बनता है, पूरा का पूरा जो आपका इंफार्क्ट है वो पूरा पूरा बनता है, ठीक है। इसमें आपके सारे जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, सिर्फ सब एंडोकार्डियम इन्वॉल्व नहीं है, सारे इसके लेयर्स जो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ट्रांसम्यूरल इंफार्क्ट बनेगा। और इसमें जो नॉन एसटी सेगमेंट है, इसमें सब एंडोकार्डियम इनर 1/3 स्पेशली वल्नरेबल टू इस्कीमिया, और इसमें एसटी डिप्रेशन होती है ईसीजी में। इसमें फुल थिकनेस मायोकार्डियल वेल्व इन्वॉल्व हुई हुई है, ठीक है। और इसमें एसटी एलिवेशन होती है, ऐसे पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स बनती है। क्यू वेव्स क्या होती है ये भी आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, अब हमने थोड़ी थोड़ी सी इसकी पैथोलॉजी देख लेनी है कि जब शुरू में क्या होता है एमआई में, फिर 0 to 24 आवर्स में क्या होता है, फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, ये सारी हमने अभी पढ़ लेनी है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी इसकी बेसिक बेसिक चीजें देखने वाली होती है। तो 0 to 24 आवर्स में क्या होता है कि वेवी फाइबर्स बनते हैं, यानी कि पहले 4 घंटों में जो फाइबर्स है ना आपके मायोकार्डियल फाइबर्स हैं वो वेवी होंगे। ठीक है, इस तरह से थोड़े से वेवी होंगे पहले 4 घंटों। और अर्ली कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होगी। ठीक है, नेक्रोसिस यानी कि सेल डेथ। ठीक है, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि सेल के अंदर सारा जो है ना आपका गंद कह लो कि आपका बनना शुरू हो जाएगा और कोआगुलेटिव नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, सेल कंटेंट रिलीज इनटू द ब्लड, फिर क्या होता है कि सारा सेल कंटेंट ब्लड में रिलीज होना शुरू होता है और एडीमा और हेमरेज के सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगली बात जो तीसरा पॉइंट याद करने वाला है, हाइपर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोफिब्रिल्स, जो मायोफिब्रिल पार्ट्स है उसकी भी हाइपर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। पहला पॉइंट क्या पढ़ा, वेवी फाइबर्स हुए पहले 4 घंटों में। दूसरा पॉइंट आपने पढ़ लिया कोआगुलेटिव नेक्रोसिस हुई, यानी कि सेल डेथ स्टार्ट हो गई, कोआगुलेटिव टाइप थी। ठीक है, और उसके बाद तीसरा आपने पढ़ लिया कि जो मायोफिब्रिल्स थे आपके, जो आपके मायोफाइबर्स थे उसकी हाइपर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई, वो छोटे छोटे हो गए, उनकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट। ठीक हो गया, ये पॉइंट पढ़ लिया पहले 24 घंटों में ये काम होगा। ठीक है, और ग्रोसली आपको क्या नजर आ रहा है, आर्टरी ओक्लूड हुई है, पेलनेस नजर आ रही है, डार्क पेलनेस नजर आ रही है। सिंपल सी इतनी सी बात, पहले 24 घंटों में वेवी फाइबर्स हुए और ग्रोसली आपको पेलनेस नजर आ रही है, वेवी फाइबर्स हुए, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस हुई। ठीक हो गया, हाइपर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोफिब्रिल्स हुई। अब कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में आपने याद रखना है C4, याद कर लो C4। ठीक है, C4 यानी कि C4 से कोआगुलेटिव नेक्रोसिस पहले 4 घंटे में, 4 से 24 घंटों में आपके आपके आप कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। फिर एक पहले 3 दिन में, पहले 1 दिन में, फिर 1 से 3 दिन में। अब इसमें हाइपरीमिया हो गया ग्रोसली, पहले सिर्फ डार्क मोटलिंग हुई थी, यानी कि सिर्फ डार्कनेस आना शुरू हुई थी, इस तरह से दो स्टोर्स बनना शुरू हुए थे, डार्कनेस आना शुरू हुई थी। क्यों? क्योंकि आर्टरी आर्टरी ओक्लूड हुई है। अब डार्कनेस आना शुरू हो गया। अब तीसरे डार्क डार्क मोटलिंग हुई थी। फिर तीसरे में क्या होता है कि हाइपरीमिया हो गया। ठीक है, हाइपरीमिया यानी कि रेडनेस हो गई, रेडनेस आना शुरू हो गई है। ठीक है, ग्रोसली। और इसमें क्या होता है कि जो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस है वो एक्सटेंसिव, यानी कि वो बढ़ना शुरू हो गया, यानी कि पहले थोड़ी थी कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, अब बढ़ना शुरू हो गई है। ठीक है, और इसमें फिर न्यूट्रोफिल्स आ गए हैं। अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है, न्यूट्रोफिल्स N3 याद रखना है। C4 कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में शुरू हुई थी, N3 याद रखना है। न्यूट्रोफिल्स किस में आना शुरू हुए, 3rd डे पे, 1 to 3 डेज में न्यूट्रोफिल्स आना शुरू होता है। ये MCQ पॉइंट है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है 3 to 14 डेज। अब इसमें हाइपरीमिया रेडनेस शुरू हुई थी, अब हाइपरीमिक बॉर्डर हो गए हैं सारे, और सेंट्रल येलो हो गए, सेंटर में येलो येलो हो गया, इसको हम येलो बनाते हैं, येलो। सेंटर में सारा येलो 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 हो गया, और साइड्स पे सारी आपकी रेडनेस आ गई, हाइपरीमिया, बॉर्डर्स आपके रेड हो गए हैं, और एंड सेंटर में आपके येलोनेस आ गई। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, हाइपरीमिक बॉर्डर, सेंट्रल येलोनेस। अब इसमें आपने याद रखना है M14, यानी कि इसमें आ गए आपके 3 to 14 डेज पे आपके क्या आ गए, मैक्रोफेजेस आ गए और ग्रेनुलेशन टिश्यू आना शुरू हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है आपका, इसमें आपका जो फ्री वॉल रप्चर है वो इसमें हो सकता है आपका। ठीक है, अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं ये भी आप साथ साथ देखते जाओ। जो फर्स्ट 24 घंटों में कॉम्प्लिकेशंस एरिथमियाज आते हैं, ये MCQ है। सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन कौन सी आ सकती है, ये MCQ है, मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन आपकी एरिथमियाज आ सकते हैं। ठीक है, शोक के सिम्टम्स आ सकते हैं। उसके बाद 1 to 3 डेज में आपके पेरिकार्डाइटिस सिम्टम्स आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि N3 पे आपके न्यूट्रोफिल्स आए थे और आपने पेरिकार्डाइटिस सिम्टम्स। M14 मैक्रोफेजेस आ गए आपके, इसमें आपके जो अब आपने इसमें देखा था कि इसमें आपके फ्री बॉल रप्चर हो गया, यानी कि जब रप्चर होता है उसको हम कहते हैं कार्डियक टेम्पोनाट। कार्डियक टेम्पोनाट होता है जब बॉल रप्चर होता है, उसको कार्डियक टेम्पोनाट कहते हैं। एक ये इसकी हो गई कॉम्प्लिकेशन। पेपिलरी मसल रप्चर होने की वजह से इसमें माइट्रल रिगर्जिटेशन हो सकती है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर हो सकता है। ठीक है, ये आपने सारी इसकी याद। फिर आपके 2 weeks to 7 months, 2 weeks to 7 months पे जाके आपने क्या देखना है, कॉन्ट्रैक्टेड स्कार कंप्लीट हो जाता है। अब क्या हुआ, स्कार कंप्लीट हो गया। अब आपने इसमें S2 याद कर लो। ठीक है, लेकिन 2 वीक्स हैं, अब ये बात आपने याद,
ठीक है, सबसे पहले हमने क्या याद किया, C4 पहले डेज थे, C4 यानी कि हमने क्या याद रखना है इसमें, कोऑगुलेटिव नेक्रोसिस स्टार्ट हुई 4 यानी कि 4 डे पे जाके, ठीक है, 4 आवर्स पे, ये आवर्स हैं, आवर्स हैं, ये बात याद रखते हैं, 4 आवर्स हैं, 0 to 24 आवर्स में 4 आवर्स पे जाके कोऑगुलेटिव नेक्रोसिस आ गई। फिर डेज आ गए N3 डेज पे जाके न्यूट्रोफिल्स आए, फिर M14 डेज पे जाके मैक्रोफेजेस आए, इसलिए इसकी यहाँ पे वॉल रप्चर, मसल रप्चर और सेप्टल डिफेक्ट रप्चर, ये सारे आना शुरू हो गए। फिर S2 यानी कि 2 वीक्स पे जाके आपके स्कार जो है वो कंप्लीट हो गया, अब इस पे स्कार बन गया पूरा, एंड पे स्कार बन जाता है। जब स्कार बनता है वो आपको पता है कि वो ग्रे वाइट होता है, तो ये चीजें भी आपको साथ साथ याद होगी। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप कि आपको कुछ समझ आई होगी और कुछ चीजें डिटेल में भी। अच्छा जी, अब हम इसके देख लेते हैं, इसके हमारे पास एंजाइम्स देख लेते हैं, कार्डियक एंजाइम्स इन द फर्स्ट 6 आवर्स। पहले 6 आवर्स में ईसीजी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, ये एमसीक्यू है, कि पहले 6 घंटों में आप ईसीजी कराओगे, फिर उसके बाद आप क्या मतलब मोस्टली फिर आप उसमें कार्डियक एंजाइम्स भी साथ साथ ही करा रहे हो। जो कार्डियक ट्रोपोनिन आई है, CKMB, ये दोनों आपने मोस्टली देखने हैं और इनका आपने पढ़ना है अभी, कि ये कब आते हैं, आना शुरू होंगे, कब पीक पे आएंगे और कब जो है वो खत्म हो जाएंगे। कार्डियक ट्रोपोनिन आई अराइजेस आफ्टर 4 आवर्स। अब I4 याद रखना है, ठीक है, I4, ठीक है, I4 कैसे याद रखना है आपने, कि ट्रोपोनिन I4, ठीक है, ट्रोपोनिन I4 यानी कि 4 आवर्स पे, ठीक है, 4 आवर्स पे वो आना शुरू हुआ पीक पे, और पीक कितने पे आती है, 24 आवर्स पे, ठीक है, 4 to 24 याद, I4 to 24 यानी कि 4 पे वो आना शुरू हुआ और 24 पे पीक आ गई उसकी, 4 पे वो स्टार्ट हुआ 4 आवर्स पे और 24 आवर्स पे उसकी पीक आ गई। अब इसका अगर हम ग्राफ देखें, और उस पीक आने के बाद और 4 रहता कितने दिन है, वो 7 to 10 डेज रहता है, 7 to 10 डेज के लिए वो फिर रहेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और मोर स्पेसिफिक देन अदर प्रोटीन मार्कर्स, अब सबसे ज्यादा स्पेसिफिक कौन सा है, ये भी एमसीक्यू है आपका, सबसे ज्यादा स्पेसिफिक है आपका ट्रोपोनिन आर, स्पेसिफिक है, ठीक है, ये आपका एमसीक्यू है, स्पेसिफिक है, 4 to 24 आवर्स, ठीक है, 4 to 24 आवर्स। अच्छा जी, अब इसका आप ग्राफ अगर आप देखो, ये आपका 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 5 डे, 6 डे, 7 डे, 8 डे। अब 1 डे पे इसकी पीक आ गई, ये देखो, ये इसकी पीक आई है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, जब स्टार्ट हुआ तो क्या था, 4 आवर्स थे, 4 घंटे थे, जब पीक इसकी आ गई 24 आवर्स पे, पीक आ गई इसकी 24 आवर्स पे, यानी कि 1 डे पे, फिर वो कम होना शुरू हो गया, डिक्रीज 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 डिक्रीज, खत्म कब हो गया, 7 to 8 डेज पे आके वो खत्म हो गया, 7 to 10 डेज पे आके वो खत्म हो जाता है। ये देखो यहाँ पे आगे जाके ये ऑलमोस्ट 7 to 10 डेज पे जाके खत्म हो जाता है ट्रोपोनिन आर। उसके बाद हम देखते हैं CKMB। अब CKMB का क्या सिनेरियो है अभी, CKMB का सिनेरियो है कि वो आता है 6 to 11 आवर्स में। अब I4 to 24, ठीक है, और ये ग्राफ भी याद रखना है, और सी का आप याद रख लो, 6 to 12 आवर्स में वो आना शुरू होता है, आता है, और पीक होती है 16 to 24 आवर्स, ठीक है, वही 24 आवर्स ही इसका भी आपने याद रखना है, और इसका याद रखना है 6, I6 to 24, ठीक है, 6 24, 6 पे स्टार्ट हुआ, वो 4 पे स्टार्ट हुआ था, ट्रोपोनिन आई, और ये 6 पे स्टार्ट हुआ है, ये 6 आवर्स पे स्टार्ट हुआ है, और इसकी भी पीक आ गई 1 डे पे यानी कि 24 आवर्स, ठीक है, और फिर वो डिक्रीज होना शुरू हो गया, ये जल्दी खत्म होता है, वो देर से खत्म होता है ट्रोपोनिन आई, और वो स्पेसिफिक भी है, ठीक है, वो स्टार्ट भी जल्दी हो गया है। ये बात याद रखते हैं, ये भी एमसीक्यू है कि पहले कौन सा आएगा, पहले स्पेसिफिक भी ट्रोपोनिन आई है, ठीक है, और पहले कौन सा आया है, पहले भी ट्रोपोनिन आई आया है, क्योंकि वो 4 आवर्स पे आ गया है, वो CKMB 6 आवर्स पे आया है, वो लेट आया है, स्टार्ट लेट हुआ है, ठीक है, पीक पे दोनों ऑलमोस्ट 24 आवर्स पे आ रहे हैं। स्टार्टिंग वाले एमसीक्यू पूछा जाता है कि स्टार्ट पहले कौन सा होता है, पहले ट्रोपोनिन आई आता है, और स्पेसिफिक भी ट्रोपोनिन आई ही है, ठीक है, और जो 6 आवर्स पे आया है वो CKMB है, पीक इसकी 24 आवर्स पे आती है, और ये खत्म कब होता है, ये खत्म 48 आवर्स में खत्म हो जाता है, ठीक है, 48 आवर्स में, यानी कि 2 दिन में जाके भी ये खत्म हो जाता है, 2 दिन में, 2 डेज में जाके भी ये खत्म होता है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे 2 डेज जाके ऑलमोस्ट एंड होते हैं, फिर
2 डेज पे जाके ऑलमोस्ट एंड हो गया, या तो मैं लाइन साथ मिला दूँ, 2 डेज के बाद ही फर्स्ट लाइन में साथ मिला रही है, 2 डेज पे ऑलमोस्ट ही खत्म हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद वो कहते हैं कि ये सारी फाइंडिंग्स हैं ईसीजी की, ये अभी हम नीचे पिक्चर्स देखते हैं इसकी, ये क्या क्या फाइंडिंग्स होती हैं, एसटी डिप्रेशन, एसटी एलिवेशन, हाइपरक्यूटी वेव्स, क्यू वेव्स। ठीक है, ये सारा हम अभी देखते हैं। अच्छा, अब एक चीज वो और बताना चाह रहा है, एक चीज जो और देखने वाली है, एक चीज देखने वाली है कि एंटीरोसेप्टल होता है, एंटीरो एपिकल होता है, एंटीरो लेटरल, लेटरल। ये एक बड़ी प्यारी पिक्चर आगे वो मैं दिखाती हूँ आपको कि कौन सी लीड ईसीजी की कौन से एरिया ऑफ हार्ट को सप्लाई कर रही है और कौन सी आर्टरी उसमें इन्वॉल्व। ठीक है, इसको हम आगे से ही देखते हैं पिक्चर से आप। ये देखिए एंजाइना का मैंने आपको बताया था, ये नॉर्मल आर्टरी, ये स्टेबल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना में ये देखिए स्टेबल है, अपनी जगह पर है, प्लाक जो है वो अपनी जगह पर है। ठीक है, और अनस्टेबल में आप कह लो कि प्लाक के ऊपर एक ब्लड क्लॉट भी बन गया है। ठीक है, ये अनस्टेबल है। और वेरिएंट में, वेरिएंट को ही प्रिंस मेटल भी कहते हैं और इसी को ही वेजोस्पेस्टिक भी कहते हैं, इसमें वेजोस्पेज होते हैं, ये देखो स्पेज होता है, ये स्पेज होता है। ठीक है, एंजाइना के टाइप की 3 टाइप थी। ठीक है, ये हम पढ़ ली। अच्छा, अब ब्लड सप्लाई, ठीक है, पिक्चर ऐड नहीं हो सकी। चलो यहाँ से समझाते हैं। ये देखिए, ये है आपके हार्ट की लेफ्ट साइड। ठीक है, ये आपके आपके हार्ट की लेफ्ट साइड। ठीक है, और ये है आपके हार्ट की राइट साइड। अब जो आपका हार्ट है ना, आपके हार्ट में जो V1 और V2 लीड है, एक सेकेंड आपको खोल के दिखाती हूँ, जस्ट गिव मी 2 सेकेंड्स। अच्छा जी, अब ये देखें, ये बनी हुई है आपकी एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, ये बनी हुई है आपकी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, अब जो आपकी V1 और V2 लीड होती है ना, V1 और V2, ठीक है, V1 और V2, ठीक है, और V3 और V4, इन तीनों को जो एरिया सप्लाई हो रहा है वो है एंटीरियर एरिया। ठीक है, इन तीनों को जो एरिया सप्लाई हो रहा है वो हो रहा है एंटीरियर एरिया। ठीक है, अब इनमें से जो एंटीरियर एरिया है और आर्टरी कौन सी है, आर्टरी है आपकी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, ये देखिए, ये एंटीरियर आर्टरी। ठीक है, और एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और एंटीरियर एरिया जो लीड्स हैं V1 V2 V3 V4, इन चारों को मोस्टली एंटीरियर एरिया जो है, एंटीरियर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी सप्लाई कर रही है, और एंटीरियर एरिया जो है उसको कवर करती है ये चारों लीड्स। ठीक है, अब इसमें से जो है V1 और V2 ये करती है एंटीरियर एरिया में सेप्टम को, यानी कि जो यहाँ पे सेप्टम है ना, उस सेप्टम को सप्लाई करती है। V1 और V2 एंटीरियो सेप्टल होती है। ठीक है, एंटीरियो सेप्टल होती है। और जो होती है ना आपकी V3 और V4, ये एंटीरियो एपिकल होती है, यानी कि डिस्टल एलईडी होती है। ठीक है, और ये एपिकल होती है, यानी कि एपेक्स को सप्लाई करती है, जो यहाँ पे एपेक्स है ना, एपेक्स को सप्लाई करती है। देखिए, अब मेरी बात समझे, ये जो आपकी ब्लड वेसल है ना, ब्लड वेसल आपकी ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आ गई है रेड में। ठीक है, इसको अगर आप कट करें 2 पार्ट्स में, ठीक है, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट, जो इसका ऊपर वाला पार्ट है ना, ये ऊपर वाला पार्ट आपका जाके ये जो सेप्टम मैंने ग्रीन में बनाया ना, इस सेप्टम को सप्लाई करेगी। ठीक है, एम आई क्लियर, समझ आ रही है मेरी चीजों की। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना आपकी आर्टरी का, इसको हमने, आर्टरी को, लेफ्ट एंड डिसेंडिंग आर्टरी को हमने कट किया 2 पार्ट्स में। जो ऊपर वाला पार्ट है वो जाके सेप्टम को सप्लाई कर रहा है, और इसकी लीड्स कौन सी है, इसकी लीड्स है V1 और V2। ठीक है, एंटीरियो सेप्टम। और जो आपकी नीचे वाला पार्ट है ना वो है एंटीरियो एपिकल, इसकी लीड्स है V3 V4, और ये आपके एपेक्स को सप्लाई करती है, ये है आपकी एंटीरियो एपिकल। एम आई क्लियर? चलेंगे,
अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है आपकी एंटीरियो लेटरल। अब एंटीरियो लेटरल आपका क्यों कौन सा पार्ट होती है, लीड्स होती हैं, वो होती हैं आपकी V5 और V6। V5 और V6 जो होती हैं वो होती हैं आपकी एंटीरियो लेटरल। ठीक है, एंटीरियो लेटरल। अब इसमें आर्टरीज कौन कौन सी आती है, इसमें आपकी दो आर्टरीज आती हैं। इसमें आपकी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी भी आती है, इसमें आपकी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी भी आती है। ये जा रही सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा इरेज करके देखते हैं। ये देखिए, अब हमने बात करनी है अपनी V5 और V6 की। इसमें दो आर्टरीज आ जाती हैं, इसमें आर्टरी आ जाती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और सर्कमफ्लेक्स। ठीक है, ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, ये दोनों आ जाती हैं। और ये एरिया कौन सा बनता है, ये बनता है आपका एंटीरियो लेटरल एरिया, यानी कि एंटीरियर एरिया भी, ये सारा एंटीरियर एरिया भी, और सारा ये वाला जो लेटरल एरिया है, लेटरल एरिया ऑफ द हार्ट है, वो भी। एंटीरियर एरिया, लेटरल एरिया, ये कौन सा हो गया, एंटीरियो लेटरल पार्ट। इसमें आर्टरीज कौन सी आ गई, सर्कमफ्लेक्स और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, दोनों आर्टरीज आ गई। और लीड्स कौन सी बनी, V5 V6। V1 V2 में एंटीरियो सेप्टल था, अपर पार्ट ऑफ द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी थी। V3 V4 में एंटीरियो एपिकल था, लोअर पार्ट ऑफ द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग थी। और जो V5 V6 है उसमें आप कह लो कि एंटीरियो लेटरल है, और इसमें लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग भी आती है और सर्कमफ्लेक्स भी आती है, दोनों आर्टरीज आती है। ठीक है, उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपनी लीड्स 1 AVL पे। जो 1 AVL है ना वो टोटली लेटरल है। अभी तो हमने सिर्फ एंटीरियो लेटरल पढ़ा था ना, जो 1 AVL लीड्स है ना वो टोटली लेटरल है। एक मिनट, इसको हम इरेज करते हैं। अब लेटरल आप देख रहे हो कि लेटरल में आर्टरी कौन सी पड़ी हुई है, लेटरल में आर्टरी पड़ी हुई है आपकी प्यारी सी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। लेटरल एरिया में, ये जो लेटरल एरिया में आर्टरी जा रही है आपकी, ये जा रही है आपकी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये है ना आपका लेटरल बोर्ड ऑफ द हार्ट, ये आपका लेटरल बोर्ड ऑफ द हार्ट, और ये जा रही है आपकी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो जो लेटरल पार्ट है उसकी आपकी जो लीड्स होंगी वो होंगी आपकी 1 AVL। 1 AVL, 1 AVL की लीड्स हैं। और इन लीड्स में आपकी आ जाती है 1 AVL में लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आ सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आ गई लेटरल एरिया में, और लीड्स कौन सी होगी, 1 AVL। उसके बाद आती है इंफीरियर। इंफीरियर में लीड्स होती हैं आपकी 2 3 और AVL। 2 3 AVL, 2 3 और AVL। इसका जो एरिया बनता है वो बनता है आपका इंफीरियर एरिया। ठीक है, AVL इसमें आपका बनता है इंफीरियर एरिया, इसमें आती है राइट कोरोनरी आर्टरी। ये बनी हुई आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी, ये आ गई आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी, ये बनी हुई आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, और ये आपका जो सरफेस आती है, इसमें एरिया आता है जो आपका हार्ट का, वो आता है इंफीरियर एरिया। ये सारा जो इंफीरियर एरिया ऑफ द हार्ट है, ये जो मैं ग्रीन कर रही हूँ, ये सारा जो है आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही है। इसकी आर्टरी आ गई आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी, और इसके अलावा आपकी जो लीड्स होंगी वो होगा 2 3 AVF। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बच्चों, ये JCAT के लिए भी, ये FCPS के लिए भी, ये सब लोग बहुत अच्छे से समझ लें, ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है आपकी सिर्फ पोस्टीरियर की अगर हम बात करें तो पोस्टीरियर में V7 to V9 आ जाती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। V7 V9 आती है, वो पोस्टीरियर है, तो उसमें पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है। ठीक है, तो बस एज इट इज याद कर लेना आपने। ये टेबल जो था आपने सारा, मैंने आपका फर्स्ट एड का जो है ना वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी थी, ये इंफीरियर को सप्लाई कर रही है। इसकी जो आपकी लीड्स हो गई वो 2 3 AVF होती। आई थिंक अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए ऊपर चलते हैं, अपने बुक से देखते हैं। एम आई क्लियर? ये हो गया। ये हमने सारा अपना जो है ना टेबल देख लिया। ठीक है, अब हमने देखनी है ECG। ये जो सारा वही बताया हुआ है आपको, V1 V2 V3 V4 V5 V6। ठीक है, ये एंटीरियो सेप्टल है, ये एंटीरियो एपिकल है, ठीक है, ये एंटीरियो लेटरल है, ये सारी वही सारी कहानियां बताई। अब हम आगे अपना देखते हैं टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट और कौन सा आता है आपका।
सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे। इसमें एट्रियल फिब्रिलेशंस देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आप चीजें। एट्रियल फिब्रिलेशंस, एट्रियल फ्लटर, ये दोनों देखते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशंस मैंने कल भी आप लोगों को लेक्चर में करवाया और बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है। हमने कल पढ़ा था माइट्रल स्टेनोसिस, ठीक है। कल मैंने सैंपल लेक्चर जो लिया था जे कैट वालों के लिए, वो मैंने कहा था कैट सीपीएस वाले भी ले सकते हैं, सब लोग ले सकते हैं लेक्चर्स, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, ठीक है, तो बुक्स तो सेम ही है ना। तो उसमें जो मैंने आपको माइट्रल स्टेनोसिस पढ़ाया था, उसमें एट्रियल फिब्रिलेशंस का बहुत प्यारा से जिक्र आया था। एट्रियल फिब्रिलेशंस कैसे हो रही है सारा कल मैंने आपको समझाया था। अब आप कह सकते हैं, जिसने कल का लेक्चर सुना है वो कह सकता है कि माइट्रल स्टेनोसिस इज वन ऑफ द कॉज ऑफ द एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है। अब लेक्चर सुने हुए बंदे का जो है उसको फायदा हो, जिन्होंने लेक्चर सुने होते हैं ना, उसको लिटरली एग्जाम्स में बहुत फायदा हो रहा होता है। सिर्फ बुक्स पढ़ के चले जाने से फायदा नहीं होता, लेक्चर सुनने का बहुत फायदा होता है। जिन्होंने लेक्चर सुने हुए होते हैं, सिर्फ लेक्चर सुनने सुनने का बहुत फायदा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एट्रियल फिब्रिलेशंस है, यानी कि जो आपका लेफ्ट एट्रियम है ना, लेफ्ट एट्रियम, तो आपका फिब्रिलेटरी हुआ है, ठीक है। वो क्यों होता है वो भी कल मैंने रीजन बताई थी कि जो उसमें होते हैं ना, आपका जो एट्रियल फाइबर्स हैं, उसमें जो आपकी जो कंडक्शन फाइबर्स हैं, ठीक है, वो एक्टिवेटेड हुए हैं, वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। उसकी सारी मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि वो कैसे ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। कल वाला लेक्चर सुनेंगे सब, ठीक है। अब इसमें ईसीजी किस तरह की आएगी, इसमें ईसीजी आएगी, इसमें नैरो स्पेस्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस होंगे, ठीक है। डिस्क्रीट पीवेज होंगी या पीवेज होंगी नहीं, या डिस्क्रीट पीवेज होंगी या पीवेज होंगी नहीं, ठीक है। या ये देखें, ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है ना, ये इस तरह से होता है ना नॉर्मल, ठीक है। अब इसमें जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ना वो नैरो हो जाएगा, ये इस तरह से नैरो स्पेस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया, नॉर्मल से नैरो हो जाएगा, ठीक हो गया। और डिस्क्रीट पी वेव्स, डिस्क्रीट का मतलब क्या है कि डिफरेंट, ठीक है। अब इसमें आप देखें पी वेव्स, आपको कुछ पता लग रहा है, कुछ पता लग रहा है कि पी वेव है कहीं, कुछ आप कह सकते हैं कि कोई पी वेव है, ठीक है। डिस्क्रीट पी वेव है, ठीक है, तो डिफरेंट सी पी वेव आई हुई है, ठीक है। इसमें आप फिब्रिलेटरी, इसमें आप एफ भी कह सकते हैं, ठीक है, एफ वेव भी कह सकते हैं। इसमें फिब्रिलेटरी आप कह लो कि नहीं, वो बल्कि इसमें फ्लटर में आएगा। इसमें आप कहते हो कि इसमें आप डिस्क्रीट पी वेव्स की बात करोगे, ठीक है, और पी वेव्स एब्सेंट की बात करोगे, और नैरो स्पेस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस की बात करोगे, ठीक है। इसके आगे हम पिक्चर्स भी देखते हैं आगे से। और इरेगुलरली इरेगुलर इसमें होती है आपकी पल्स होती है, हार्ट बीट। जब आप पेशेंट की हार्ट सुनते हो, आप उसकी पल्स पे हाथ रखते हो, तो उसमें इरेगुलरली इरेगुलर आपको पल्स मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एट्रियल फिब्रिलेशन से रिलेटेड, कि इस तरह से आपको एमसीक्यू अब आ सकता है। जैसे कल हमने माइट्रल स्टेनोसिस पढ़ा कि कोई पेशेंट आया, उसकी फाइंडिंग्स कुछ बताई है, उसने उसमें साइन एक बता दिया है कि इरेगुलरली इरेगुलर हार्ट रेट है, तो आप बताएं कि इसमें से आपकी कौन सी रेगुलर हार्ट डिजीज हो सकती है, ठीक है। और कुछ भी नहीं वो बता रहा, वो बता रहा है कि उसकी इरेगुलरली इरेगुलर हार्ट रेट है, और कुछ और उसने क्रोनिक हार्ट फेलियर के सिम्टम्स दे दिए। अब क्रोनिक हार्ट फेलियर के सिम्टम्स तो और भी रीजंस भी आ सकते हैं। क्रोनिक हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हमने कल पढ़ा था कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ माइट्रल स्टेनोसिस में भी थी, साथ उसने कह दिया इरेगुलरली इरेगुलर हार्ट रेट है। अब इरेगुलरली इरेगुलर हार्ट रेट किसमें होता है, हमें पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है एट्रियल फिब्रिलेशंस में। और एट्रियल फिब्रिलेशंस किसमें होती है, कौन सी वैल्वुलर हार्ट डिजीज में हो रही थी, मोस्टली माइट्रल स्टेनोसिस में, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, उसमें अब आपने देख लेना है कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है। और इसमें हमें ट्रीटमेंट क्या देना है, एंटीकोगुलेंट्स देने हैं रेट और रिदम को कंट्रोल करने के लिए, ये भी हमने कल ट्रीटमेंट पढ़ा था सारा। और डेफिनेटली ट्रीटमेंट में हम कैथेटर एब्लेशन करते हैं, ठीक है। कैथेटर एब्लेशन वाली बात भी मैंने आपको समझाई थी कल भी, और मैं अभी भी पिक्चर दिखाती हूँ कि हम कैथेटर डालते हैं या रेडियल आर्टरी से डालते हैं, डिफरेंट रूट्स होते हैं, या रेडियल आर्टरी से डालते हैं या फेमरल आर्टरी से डालते हैं, और हार्ट तक जाते हैं। हार्ट तक जाके जो उसकी फिब्रिलेशन हो रही है, यानी कि जो उसमें डिफरेंट वेव्स बन रही है एट्रियम में, उसको एबलेट कर देंगे, ठीक है, उसको खत्म कर देंगे, ठीक है। हम पिक्चर देखते हैं अभी आगे। फिर आता है आगे एट्रियल फ्लटर, इसका तो चेंज कर लेते हैं। फिर आ जाता है आगे आपका एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर, अब इसमें एक एमसीक्यू पॉइंट याद रखने वाला है, सॉ टूथ अपेयरेंस, सॉ टूथ अपेयरेंस ऑफ द पी वेव। अब इससे पी वेव को क्या हो गया, सॉ टूथ पैटर्न में आ गए, ये देखें, सॉ टूथ पैटर्न, ये ये ठीक है। सॉ टूथ पैटर्न का मतलब है रैपिड अप रैपिड डाउन, रैपिड अप रैपिड डाउन, ठीक है। इस तरह से आ गया, रैपिड अप होती है रैपिड डाउन होती है, ठीक है।
रैपिड असेंट, रैपिड डिसेंट, रैपिड असेंट, रैपिड डिसेंट, इसको कहते हैं सॉ टूथ अपीयरेंस। ठीक है, बैक टू बैक एट्रियल डिपोलराइजेशन की वजह से होता है, यानी कि एट्रिया अभी डिपोलराइज कंप्लीट होती भी नहीं है, दोबारा डिपोलराइजेशन हो जाती है, अभी कंप्लीट होती है फिर दोबारा डिपोलराइजेशन हो जाती है, यानी कि बैक टू बैक बार 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 डिपोलराइजेशन हो रही है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि एट्रियल फ्लटर। इसमें जो वेव्स बनती हैं वो होती हैं आपकी सॉटूथ वेव्स होती है। इसमें भी आप इसमें प्लस माइनस का एब्लेशन कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, ब्लॉक्स पढ़ लेते हैं, फिर आगे इसकी इसी चीज आगे भी पिक्चर्स हैं वहां से देखते हैं। अब ब्लॉक्स में होता है फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक और थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी अभी आपने यहीं पे पढ़ लेना है। इसको कॉन्सेप्ट बना ले, जब आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में पी आर इंटरवल वाला पॉइंट है, क्या होता है पी आर इंटरवल? नॉर्मल ईसीजी तो आपको पता है ना, ये देखें, नॉर्मल ईसीजी है, ये पी वेव है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, और ये आगे आपका आपका टी वेव। ठीक है, टी वेव कुछ ज्यादा ही मैंने पूरा ही लिख दिया। चलिए, ये आगे पी वेव, ये टी वेव। ठीक है, अब ये जो है ना इसके बीच में पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये पी वेव, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और ये टी वेव। ठीक है, अच्छा, अब पी आर इंटरवल, अब पी और आर के दरमियान में जो इंटरवल है ना उसको हम कह रहे हैं पी आर इंटरवल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो पी आर इंटरवल है ना, पी वेव और आर वेव के दरमियान में जो इंटरवल है ना, ठीक है, ये देखो, अब ये पी वेव बनी हुई थी, इसको यहां से भी दिखा देंगे, ये देखो, ये पी वेव बनी हुई थी ये, और ये यहाँ से आर वेव, यहाँ पे आर वेव एंड होती थी। ठीक है, अब पी वेव और आर वेव के दरमियान में जो इंटरवल है वो है पी आर इंटरवल। ठीक है, अब जो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक है ना, इसमें पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है। हर वेव में, हर कॉन्ट्रेक्शन में पी आर इंटरवल इंक्रीज हो गया है। कितना इंक्रीज हो गया है? ग्रेटर देन 200 मिली सेकेंड। ठीक है, फिक्स्ड है, मतलब सब में इतना ही होगा, ऐसा नहीं है किसी में कम है किसी में ज्यादा है, सब में इतना ही है। यानी कि एक वेव आई है उसमें भी पीआर इंटरवल जो है आप कह लो कि पीआर इंटरवल ग्रेटर 200 मिली सेकेंड है, अगली वेव में भी इतना ही है। ये देखो, ये PR1 है, ये PR2 है, ये PR3 है, सब में देखो कि इक्वल बनाया है ना उन्होंने, इक्वल है। ये पॉइंट याद रखना है कि फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में पीआर इंटरवल इंक्रीज हो रहा है, प्रोलॉन्ग हो रहा है, लेकिन हर वेव में फिक्स्ड है, हर वेव में फिक्स्ड है, फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, हर वेव में फिक्स्ड है। और जो सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक है ना, सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक, उसमें दो टाइप्स हैं फर्दर, मोबिस टाइप 1 और मोबिस टाइप 2। तो मोबिस टाइप 1 है ना, उसमें आता है वेंकी बैग। ठीक है, वेंकी बैग इसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रोग्रेसिव लेंथनिंग होती है, पीआर इंटरवल की इतनी लेंथनिंग होती है कि एक पॉइंट पे जाके पी वेव भी मिस हो जाती है। यानी कि क्या हुआ है कि एक वेव आई है उसमें पीआर इंटरवल इंक्रीज हुआ, ये आई, ऐसे बनाते हैं, ये आई, इसमें पीआर इंटरवल इतना था। ठीक है, इतना था। फिर हमने अगली बनाते हैं, ये अगली वेव बनाते हैं, इसमें पीआर इंटरवल मजीद इंक्रीज हो गया, ये अब इसमें पीआर इंटरवल इतना हो गया। तीसरी वेव बनाई, उसमें पीआर इंटरवल मजीद इंक्रीज कर देते हैं, ये देखिए, इसमें पीआर इंटरवल इतना हो गया, प्रोग्रेसिव लेंथनिंग हो रही है। अब एक पॉइंट ऐसा आया उसमें पी वेव ही खत्म हो गई जी, उसने कहा कि मैंने अब आना ही नहीं है, पी वेव ही खत्म हो गई, ये देखें चौथे में पी वेव ही नहीं हुई। ठीक है, पहले में इतना लेंथ आया, प्रोग्रेसिव लेंथनिंग हो रही है पीआर इंटरवल की, फिर इतनी हुई, थोड़ी ज्यादा हुई, फिर उससे ज्यादा हुई, फिर चौथे में पीआर इंटरवल ही खत्म हो गया। हमें क्लियर? ठीक है, ये मोबिस टाइप 1 है, वेंकी बैग। ठीक हो गया, फिर आते हैं हम मोबिस टाइप 2 पे। इसमें क्या होता है कि इसमें नोट प्रोसीड बाय द चेंज इन द लेंथ ऑफ द पीआर इंटरवल, इसमें टाइप 1 की तरह प्रोग्रेसिव लेंथनिंग नहीं होगी। ठीक है, इसमें ड्रॉप बीट्स होंगी, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पी वेव जो है वो एब्सेंट आएगी, किसी किसी जगह पे पी वेव एब्सेंट आ जाएगी, पी वेव एब्सेंट हो जाएगी। यानी कि एक हमने बनाई है उसमें पी वेव आई है, ये बनाई इसमें पी वेव आ गई। ठीक है, अगली में पी वेव आई नहीं।
लेकिन इसमें लेंथनिंग वाली बात नहीं होगी। मोबिस टाइप 2 में लेंथनिंग वाली बात नहीं होगी। इसमें एक में पी वेव आई, दूसरी में आई, दो वीव्स है मोबिस टाइप 2 में। इस मोबिस टाइप 1 में जो कि वेंकी बैक है उसमें प्रोग्रेसिव लेंथनिंग। टाइप थ्री तो बखरा ही बिगड़ा बिगड़ा हुआ है ना, इसमें तो कुछ भी नहीं मिल ही नहीं रहा आपस में। ठीक है, जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस है वो अलग हो रही हैं अपनी अपनी जगह पे, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस अलग अपनी जगह पे हुए जा रही हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस अलग अपनी जगह पे हुए जा रही हैं। ठीक है, अलग अलग हो रही है, एट्रियल पी वेव अलग बन रही है, क्यूएस कॉम्प्लेक्सेस अलग बन रहे हैं। ये देखिए, इसमें देखिए, ये पी वेव बन रही है, इसके बाद क्यूएस कॉम्प्लेक्स आया ही नहीं, यहाँ आया ही नहीं। ठीक है, ये कहीं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, कहीं पीवेव आ रही है, कहीं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, कहीं पीवेव आ रही है, अपनी मस्ती में मस्त है दोनों। कहीं पीवेव आ रही है, कभी एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है लेकिन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, कभी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, मतलब दोनों अपनी मस्ती में है। ठीक है, थर्ड डिग्री कंप्लीट एबी दो। The atrial and ventricles beat independently of each other. P waves and QRS complexes not rhythmically associated. Atrial rate is more than a ventricular rate. ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई। ये तीनों हमने ब्लॉक्स पढ़ लिया। ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस है मायोकार्डियल इंफार्क्शन की, इसको अपने खुद से देखते हैं। इसमें ड्रेसलर सिंड्रोम एक मैं बताती हूँ कि ड्रेसलर सिंड्रोम में आप कहते हो कि इसमें पेरिकार्डाइटिस होता है साथ। ठीक है, पेरिकार्डाइटिस होता है, ऑटो इम्यून फिनोमिना है, सेवरल वीक्स के बाद जाके होता है, इसमें पेरिकार्डाइटिस होता है, साथ फीवर होता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी हो सकती है इसमें साथ। ठीक है, ड्रेसलर सिंड्रोम वाली बात आपने याद रखनी है कि इसमें पेरिकार्डियल इफ्यूजन, फिब्रिनस, पेरिकार्डाइटिस होता है। ये सारी चीजें इसमें आपने नाम वगैरह इसमें चीजें आपने देख ली। कार्डियोमायोपैथीज भी आप लोग खुद ही देखेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा तो आप लोग पूछ लेंगे। अच्छा जी, हार्ट फेल। अब हार्ट फेल हो गया है जी, हार्ट काम नहीं कर रहा। अब हार्ट फेल हुआ है तो उसमें सिस्टोलिक डिसफंक्शन भी हो सकता है, डायस्टोलिक डिसफंक्शन भी हो सकता है। यानी कि सिस्टली में भी मसला हो सकता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन में भी मसला हो सकता है, और डायस्टली में भी मसला हो सकता है, यानी कि जो डायस्टली थी, जो फीलिंग थी, जो हार्ट की फीलिंग थी, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब जब सिस्टोलिक डिसफंक्शन होगा, ठीक है, जब सिस्टोलिक डिसफंक्शन होगा तो उसमें रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन होगी, उसमें इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगी। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होती है? इजेक्शन फ्रैक्शन होती है जो पंपिंग ऑफ द हार्ट, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो ब्लड वॉल्यूम, जो ब्लड वॉल्यूम आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाना होता है, उसको हम कह रहे होते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, पंपिंग के बाद जो आपका जो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड जो जाना होता है, उसको मोस्टली इजेक्शन फ्रैक्शन कह रहे होते हैं, वो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि सिस्टोलिक डिसफंक्शन है। सिस्टोलिक डिसफंक्शन का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन कम हुई है लेफ्ट वेंट्रिकल की, जब कॉन्ट्रैक्शन कम हो रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट कम कर रहा है, तो ब्लड आगे से कम जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट ये एओर्टा में। ठीक है, उसके बाद आते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कैसे बढ़ जाएगा? यानी कि डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब है फीलिंग के बाद वाला वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम यानी कि जो लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में फीलिंग हो रही थी, उस फीलिंग के बाद जो वॉल्यूम था लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो बढ़ गया। क्यों बढ़ा हुआ है? जाहिर बात है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन कम हुई भी है, आगे कम जा रहा है, तो वो पीछे ही पुल अप हुआ हुआ है, पीछे ही रह गए, और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ गया, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो गई, सारी वही बातें। अब डायस्टोलिक डिसफंक्शन में क्या हो गया? डायस्टोलिक डिसफंक्शन यानी कि फीलिंग में अफेक्ट हो गया, प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन, इजेक्शन फ्रैक्शन इसमें प्रिजर्व रहेगी, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी नॉर्मल रहेगा, और कंप्लायंस इसमें कम हो जाएगी। ठीक हो गया। इसमें ट्रीटमेंट हमने भी एंड 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, यही चीजें दे दी, हाइड्रोलाजीन, ग्लूकोथाइजाइड, डाययूरेटिक्स वगैरह। अब लेफ्ट हार्ट फेलियर और राइट हार्ट फेलियर दो चीजें होती हैं और इसके सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। लेफ्ट हार्ट फेलियर में आपके पास डिज्निया होगा। डिज्निया किस तरह से होता है? कल सारा मैंने समझाया था डिज्निया के क्यों होता है। पल्मोनरी एडीमा हो जाता है इसमें। ठीक है, पल्मोनरी एडीमा क्यों होता है? बैक पुलिंग हो जाती है ब्लड की लेफ्ट एट्रिया से पीछे लंग्स में। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू पीछे लंग्स में चला जाएगा और वहां से ब्लड जो है सारा आपके अल्वुलाई में या ट्रांसुलेट्स जो है वो आपके ब्लड से, ब्लड वेसल से इंटरस्टिशियम में आएंगे और इंटरस्टिशियम से आगे अल्वुलाई में चले जाएंगे। और जो आपका ट्रांसुलेट है सारा वो यहाँ पे अल्वुलाई में एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा ट्रांसुलेट सारा। ठीक है, अल्वुलाई में, और पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। ठीक है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डिज्निया भी हो सकता है, ऑर्थोपनिया भी हो सकता है। ऑर्थोपनिया और डिज्निया में फर्क क्या है? ऑर्थोपनिया होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ व्हेन सुपाइन, जब वो लेटा हुआ है, जब वो लेटेगा। और पीएनडी क्या है? पीएनडी होता है कि वो सोए सोए उठ गया है, सोए सोए उसकी आंख खुल गई है। ब्रेथलेसनेस, अवेकनिंग फ्रॉम द स्लीप, ये तीनों अलग
पॉइंट्स है, ये आपने याद रखने होते हैं। डिस्निया सिर्फ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ऑर्थोपनिया जब वो सीधा लेटा है, सीधे लेटने के बाद उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई है। क्यों होती है वो? क्योंकि वीनस रिटर्न जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड के बाद वीनस रिटर्न बढ़ जाता है। वीनस रिटर्न बढ़ने की वजह से उसको लेटने के बाद जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई। पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया होता है कि जो वो सोते सोते ब्रेथलेसनेस उसको, ये इसमें भी बेसिकली वीनस रिटर्न जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, पेरिफेरल एडीमा शुरू हो जाता है। पल्मोनरी एडीमा क्यों होता है ये भी मैंने अभी आपको बता दिया। पल्मोनरी एडीमा क्यों होता है, अभी ये बार इसमें याद रखने वाले है, ये एमसीक्यू है कि इसमें हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेजेस है, ये एमसीक्यू। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके राइट हार्ट फेलियर। राइट हार्ट फेलियर में हिपैटोमेगाली होती है, जेवीपी रेज होती है और पेरिफेरल एडीमा होता है इसमें। ठीक है, इसमें सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, हिपैटोमेगाली में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है पोर्टल फ्लो की, पोर्टल वेसल्स में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि इसमें बैक कूलिंग ऑफ ब्लड की वजह से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में बेसिकली ब्लड पुलअप हो गया है ना सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, तो पोर्टल फ्लो में वो ब्लड ज्यादा हो गया, सेंट्रल वीनस प्रेशर ज्यादा हो गया, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया और कार्डियक सिरोसिस के सिम्टम्स आएंगे। ठीक हो गया, हिपैटोमेगाली हो जाएगी। ठीक हो गया, उसके बाद है जुगुलर वीनस डिस्टेंशन। इसमें भी जेवीपी रेज हुई हुई है क्योंकि वीनस प्रेशर ज्यादा है। पेरिफेरल एडीमा क्योंकि वीनस प्रेशर ज्यादा है और फ्लूइड ट्रांसुडेशन हुई है, वही जो मैंने अभी आपको ये वाला पॉइंट सारा समझाया, फ्लूइड ट्रांसुडेशन हो जाती है। ठीक है, अब शॉक की टाइप्स पढ़ लेते हैं। शॉक में भी चार टाइप्स होती हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब जो हाइपोवोलेमिक शॉक है ना, हाइपोवोलेमिक शॉक में कोई हेमरेज है, डिहाइड्रेशन है या कोई बर्न्स है उसकी वजह से। ठीक हो गया, अब इसमें होता क्या है, हाइपोवोलेमिया हुआ है कि कोई हेमरेज हुआ है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उसको हेमरेज हुआ है, उसका ब्लड लॉस होना शुरू हो गया है, या कोई जल गया है उसका, यानी कि फ्लूइड लॉस होना शुरू हो गया है। ठीक है, कोई डिहाइड्रेशन है, किसी को डायरिया बहुत ज्यादा हुआ है या वॉमिटिंग बहुत ज्यादा हुई है, उल्टियां लगी हुई है, किसी भी तरीके से फ्लूइड अंदर से निकल रहा है बॉडी से, या फिर किसी भी तरीके से अंदर से ब्लड निकल रहा है, उसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शोक होता है। ठीक है, और इसमें स्किन जो है आपकी हमेशा कोल्ड क्लैमी होगी, पल्स वीक हुई भी होगी। अब इसमें होता क्या है, इसमें प्री लोड आपका कम हो जाता है और आफ्टर लोड आपका बढ़ जाता है। प्री लोड होता है आपका जो आपकी जो आपका जो आपकी जो स्ट्रेच ऑफ द मसल्स जो आपके मसल फाइबर्स हैं उसके स्ट्रेच जो होता है, ठीक है, जो उसका स्ट्रेच फोर्सफुल स्ट्रेच होता है ना, जो आपके मसल फाइबर्स है उसको जो फोर्सफुल स्ट्रेच होता है उसको प्रीलोड है। ठीक है, और जो आफ्टर लोड है वो प्रेशर है जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, अब हाइपोवोलेमिक शॉक में ऑब्वियसली ब्लड कम हुआ है तो ज्यादा फोर्स चाहिए होगी, आफ्टर लोड ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उसको प्रेशर ज्यादा चाहिए होगा। ठीक है, और ब्लड कम हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो जो ब्लड कम होने की वजह से जो वेंट्रिकल्स के ऊपर फोर्स लग रही है, जो वेंट्रिकल्स के ऊपर फोर्स लग रही है, उस फोर्स लगने की वजह से मसल्स के ऊपर जो स्ट्रेच पड़ रहा है वो कम पड़ रहा है। जब वो कम पड़ रहा है तो प्रीलोड कम होगा। ठीक है, प्रीलोड बेसिकली वो है जो स्ट्रेच ऑफ द मसल फाइबर्स होता है। वो क्यों होता है, जितना ज्यादा ब्लड होगा उतना ज्यादा स्ट्रेच ऑफ द मसल फाइबर्स होगा। ठीक है, जब हाइपोवोलेमिक शॉक है, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है, स्ट्रेच कम पड़ रहा है मसल फाइबर्स पे, जब स्ट्रेच कम पड़ रहा है तो प्रीलोड कम होता है। आफ्टर लोड क्यों ज्यादा हुआ है, क्योंकि ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन की जरूरत पड़ रही है, ज्यादा उसको फोर्स लगानी पड़ रही है, और आफ्टर लोड वही प्रेशर होता है, वो प्रेशर जो कि जरूरी होता है कॉन्ट्रेक्शन के लिए। ठीक है, वो आफ्टर लोड होता है। इसमें ट्रीटमेंट आईवी फ्लूइड्स नहीं। कार्डियोजेनिक और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, कार्डियोजेनिक यानी कि कोई दिल का कोई मसला, हार्ट फेलियर, एमआईए, और ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि हार्ट और हार्ट में जो पेरिकार्डियल स्पेस है उस जगह पे कोई मसला हुआ है। ठीक है, या फिर बाहर से कोई ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, यानी कि कोई वेसल में कोई मसला हुआ है, कोई एम्बुलेंस आके फंस गया है, या कोई टेंशन निमोथोरक्स हुई है, यानी कि बाहर से कोई हार्ट के ऊपर कंप्रेशन पड़ गया है। ठीक है, इसमें भी कोल्ड टाइम स्किन होगी, इसमें भी प्रीलोड डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है, और आफ्टर इसमें भी बढ़ेगा। इसमें हम कार्डियोजेनिक में तो आइनोट्रोप्स देंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव में हम ऑब्स्ट्रक्शन को खत्म करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव में जिसमें फीवर होता है, बेसिकली सेप्सिस आ जाता है इसमें, उसमें वार्म भी हो सकती है स्किन और ड्राई भी हो सकती है। इसमें भी प्री लोड डिक्रीज होगा और इसमें आफ्टर लोड भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें एपिनेफ्रीन वगैरह देंगे। कार्डियक टेम्पोनार्ड वही जो मैंने आपको बताया था कि जो है ना कंप्रेशन ऑफ द हार्ट बाय फ्लूइड। ठीक है, कार्डियक आउटपुट इसमें कम हो जाता है, लो वोल्टेज जो है कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। ठीक है, पेरिकार्डियोसेंटेसिस इसमें करते हैं।
समझ आ रही है बच्चों आप लोगों को, जितने भी लोग क्लास में हैं? अच्छा, एंडोकार्डाइटिस और रिमेटिक फीवर आएंगे। ओके जी। अब हम देखते हैं एंडोकार्डाइटिस, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। ये होता है एक्यूट और सब एक्यूट। अब इसके ऑर्गेनिजम्स पूछते हैं इसमें से, एमसीक्यूज जो जो आते हैं ना उनमें सारे आप लोगों को बताती हूँ कि एंडोकार्डाइटिस आप लोगों ने पढ़ा हुआ तो बहुत ज्यादा होगा, हर चीज आपको पता होगी कि ये होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है। इसमें आपने जो इसमें डिफरेंस है ना, जो एमसीक्यूज है वो आपने लोगों ने नोट डाउन करने हैं कि एक्यूट में जो है वो स्टेफोरियस ऑर्गेनिज्म होता है, सब एक्यूट में विरिडेंस होता है। ठीक है। अब आपने एस ए है ना, ठीक है, एस ए स्टेफ ओरियस, तो एस ए से आपने एक्यूट याद रखना है, एक्यूट में स्टेफ ओरियस हो गया। ठीक है। सब एक्यूट में विरिडेंस है। ठीक है। सब एक्यूट में विरिडेंस है, एस बी याद कर लो। विरिडेंस किसमें हो गया, सब एक्यूट में। ठीक है। एस ए स्टेफ ओरियस, और ये एक्यूट में होता है, एस ए स्टेफ ओरियस ये एक्यूट में। ठीक हो गया। सिम्टम्स क्या आते हैं इसमें, फीवर के सिम्टम्स आते हैं। अच्छा, अब इसमें रोथ स्पॉट्स क्या होते हैं, ठीक है, ओस्लर्स नोट क्या होते हैं, ये सारा भी हम देखते हैं। रोथ स्पॉट्स होते हैं राउंड वाइट स्पॉट्स ऑन रेटिना सराउंडेड बाय हेमरेज। अब रेटिना के ऊपर ये देखो, ये रेटिना के ऊपर उन्होंने व्हाइट स्पॉट्स बना के दिखाया है। ठीक है, रेटिना के ब्लड वेसल्स के ऊपर उसने व्हाइट व्हाइट से स्पॉट्स बना के दिखाए हैं, ये बनाए, इसको हम कहते हैं रोथ स्पॉट्स। एक मिनट guys। स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा जी, रोज कोर्स का मैंने बता दिया आप लोगों को। रोज स्पॉट्स वाइट, वाइट स्पॉट्स में रेटिना। उसके बाद ओस्लर्स नोड्स क्या होते हैं, ओस्लर्स नोड्स रेज्ड लीजन्स होती हैं। ओस्लर्स नोड्स जो है वो रेज्ड लीजन्स होती हैं ऑन द फिंगर और टो पैड्स। ठीक है, ये देखो इस तरह से, इसको हम जूम करके देखते हैं। इस तरह से रेड रेड सी बन जाएंगी आपकी फिंगर्स के ऊपर, ऐसे उभार सा बनता है। ठीक है, इसको आप कहते हैं ओस्लर्स नोड्स, रेज रीजन्स में जाएंगी फिंगर्स के ऊपर। ये इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन की वजह से बनती है। ठीक है। अब जैनवे लीजन्स क्या होती हैं, जैनवे लीजन्स होती हैं एरिथमेटस लीजन्स होती हैं, जो कि छोटी छोटी सी होंगी और पेनफुल होंगी। देखने में आपको ऐसे रेड रेड सा एरिया नजर आएगा, लेकिन पेनफुल होगा पाम्स और सोल्स के ऊपर। ठीक है, ये देखिए, ये बता, रेड रेड से एरिया बता, ये जैनवे लीजन्स। जो उभार है वो ओसलस नोज है, वो फिंगर्स के ऊपर है, पाम्स और सोल्स के ऊपर जैनविल है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे सप्लीटर हेमरेजेस, सप्लीटर हेमरेजेस है आपके फिंगर्स के ऊपर, नेल्स के ऊपर, ये स्प्लिट स्प्रेड रेड से बन जाते हैं, देखो आप। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये ग्लोमेरुलर के साथ एसोसिएटेड होता है, पल्मोनरी एम्बोलाइटिस के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो निमोनिक आपने याद रखना है वो है फ्रॉम जेन, यानी कि फीवर, रोस्पोर्स, ओसियस नोड्स, साथ मरमर आता है, जेनविल लीजन्स आती हैं, एनीमिया होता है, नेल बेड हेमरेज और एम्बोलाई। ठीक है, ये एज इट इज आपने याद कर लेना है। अच्छा, अब इसमें हम कल्चर करते हैं, कल्चर नेगेटिव होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें माइट्रल, ये एमसीक्यू है कि फ्रीक्वेंटली कौन सा वेल्व इन्वॉल्व होगा, माइट्रल वेल्व, ट्राइकस्पर वेल्व, एंडोकार्डियल एसोसिएटेड विद आईवी ड्रगिंग। ये सारे एमसीक्यू हैं। ठीक है। अब एमसीक्यू क्या, निमोनिक याद कर लो आप, टी आई वी याद कर लो, यानी कि जो आईवी है, आईवी ड्रग एब्यूजर्स हैं उसमें ट्राइकस्पिड वेल्व है। वैसे मोस्टली माइट्रल वेल्व होता है, लेकिन जो ट्राइकस्पिड वेल्व है वो आईवी ड्रग एब्यूजर्स के साथ है। ठीक है। और उसके अलावा स्टेफ ओरियस है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। अब यहाँ पे याद रखने वाला पॉइंट कौन सा है, कोलोन कैंसर के साथ स्ट्रेप्टोकोकस बोवियस है, ये भी एमसीक्यू है। ठीक है। एसपी याद कर लो, एसपी शूज होते थे ना एक, बचपन में पहनते होते थे, एसपी शूज। ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस बोविस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस और साथ सी।
CSP आ गया। ठीक है, कोई भी निमोनिक इसका छोटा सा बना लो कि कोलोन कैंसर के साथ स्ट्रेप्टोकोकस बोविस है और स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्माइटिस के साथ क्या है, प्रोस्थेटिक वेल्स के साथ है ये। ठीक है, ये भी MCQ। टीपी, टीपीआई शेड्यूल होता है ना, टीपीएम। प्रोस्थेटिक वेल्व के साथ एपिकार्डाइटिस है। TIV, आईवी ट्रैगेबुलस के साथ ट्राइकस्पिड वेल्व है। ठीक हो गया। स्ट्रेप्टोकोकस बोविस जो है वो CSP यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस बोविस कोलोन कैंसर कराता है। और हैक ऑर्गेनिजम्स आप लोगों ने याद करने हैं। इसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आता है, ये गंदा सा नाम है, एग्रीगेटी वेक्टर आता है। ठीक है, और ये किनेला किंगेला, ये सारे ऑर्गेनिजम्स आप लोगों ने याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा अपना रिमेटिक फीवर। इसमें बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस होता है। ठीक है, और इसमें माइट्रल वेल्व ज्यादा इन्वॉल्व होता है देन एओर्टिक वेल्व देन ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, और इसमें आप लोगों ने याद क्या रखने हैं, बात एस्कोप बॉडीज बनती हैं और एनिशकाउ सेल्स होती हैं। एस्कोप बॉडीज क्या होती हैं, ग्रैनुलोमा विद एडजेसेंट सेल्स। अब ग्रैनुलोमा तो आप लोगों को पता है कि ग्रैनुलोमा क्या होता है, ये बनाया भी हुआ है। इसमें जॉइंट सेल्स बनते हैं, सेल्स होते हैं वो जॉइंट होते हैं, बड़े बड़े से जॉइंट सेल्स। ठीक है, एनिशकाउ सेल्स होते हैं वो एनलार्ज्ड मैक्रोफेजेस को हम एनिशकाउ सेल्स कहते हैं, जो ओवॉइड होते हैं और बेबी होते हैं और रोड लाइक न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। ठीक है, ओवॉइड शेप भी हो सकते हैं लार्ज मैक्रोफेजेस। ठीक है, ओवॉइड शेप भी हो सकते हैं और बेबी भी हो सकते हैं और रोड शेप भी हो सकते हैं। ठीक है, इन तीन शेप्स में एनलार्ज्ड मैक्रोफेजेस होंगे जिनको हम एनिशकाउ सेल्स कह रहे हैं। ठीक है, ASO टाइटर्स इसमें हम कराएंगे वो बड़े भी होंगे। एंटी DNAs भी कराएंगे वो बड़े भी होंगे। ठीक है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी इसमें होती है, ये MCQ है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है इसमें। ठीक है, अच्छा जी, एम प्रोटीन क्रॉस रिएक्ट करता है सेल्फ एंटीजेंस के साथ। ट्रीटमेंट आपको पता है कि इसमें हमने पेनिसिलिन दे दी। अब इसमें जो आपने नमूने क्या रखना है वो जोन्स क्राइटेरिया, जोन्स जे से ज्वाइंट्स यानी कि माइग्रेटरी पोलियार्थराइटिस। माइग्रेटरी पोलियार्थराइटिस का मतलब है कि बहुत सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे, पहले एक जॉइंट इन्वॉल्व होगा, फिर उसके बाद दूसरा हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा हो जाएगा। इसमें माइग्रेट करता रहते हैं जॉइंट्स। ठीक है, माइग्रेटरी पोलियार्थराइटिस होता है। कार्डाइटिस यानी कि हार्ट इन्वॉल्व हुआ है, हार्ट की जो लेयर्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हुई है। नोड्यूल्स इन द स्किन, स्किन के अंदर नोड्यूल्स हैं जिसको हम कहते हैं सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। म्यूट कर लें, इसका भी एक हुआ है माइक। ठीक है, उसके बाद हमने एरिथेमा मार्जिनेटम इसमें पढ़ना है। जोन्स से हमने क्या पढ़ लिया, जोन्स क्राइटेरिया। उसके बाद कार्डाइटिस, ओ की जगह उन्होंने हार्ट बनाया हुआ है, कार्डाइटिस। एन से नोड्यूल्स इन द स्किन, ई से एरिथेमा मार्जिनेटम और एस से सिंड्रोम कोरिया। एरिथेमा मार्जिनेटम जो है वो रैश है जो कि रिंग मार्जिन्स बनती है जिसके अंदर। ठीक है, रिंग की किस्म के मार्जिन्स बने हैं एरिथेमा मार्जिनेटम में। सिंड्रोम कोरिया क्या होता है, इनवॉलंटरी इरेगुलर मूवमेंट्स ऑफ द लिम्स एंड द फेस। अब सिंड्रोम कोरिया आपने याद करना है, इसकी छोटी छोटी सी पिक्चर्स खोल के देख लिया करो, गूगल से पिक्चर याद। ठीक है, ये हमने देख लिया सारी अपनी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। अब हम देख लेते हैं कि कोई पिक्चर्स मैंने ऐड की हो जो रह गई वो दिखा दो। एंजाइना की टाइप्स बता दी है मैंने, ये हमने पढ़ लिया सारा बस। ये कैथीटर मैंने आपको बताया था कि ये कैथीटर एब्लेशन क्या थी, ये कैथीटर आ रहा है ये ग्रीन में। ठीक है, ये कैथीटर आया है नीचे इंफीरियर वेना कैवा से। इंफीरियर वेना कैवा से तब आएगा जब हम फेमरल एरिया से चलेंगे। ठीक है, फेमरल आर्टरी से जाएंगे, फेमरल आर्टरी से जाके नीचे इंफीरियर वेना कैवा से कैथेटर डाल के ये राइट एट्रियम में और वहां से लेफ्ट एट्रियम में, और जो लेफ्ट एट्रियम में एट्रियल फिब्रिलेशंस वगैरह हो रही थी उनको एब्लेट कर देंगे। ठीक है, एरिथमियास ट्रिगर साइट को जाके एब्लेट कर देंगे। ठीक है, तो खत्म कर देंगे। और अगर हमने रेडियो आर्टरी से जाना है तो रेडियो आर्टरी से पहले हम सुपीरियर वेना कैवा से इसमें आएंगे राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कैथेटर जाएगा फिर लेफ्ट एट्रियम में, तो उसको खत्म कर देंगे। ये एट्रियल फिब्रिलेशंस बनी हुई है, ये नैरो प्लूरस बन गए। ठीक है, और इसमें आप कह लो कि इसमें डिस्क्रीट पी वेव्स इसमें एब्सेंट है, देखो इसमें पी वेव एब्सेंट है, एब्सेंट पी वेव हो गई। ठीक है, और या फिर आप कह लो कि डिस्क्रीट सी इसमें पी वेव्स बन गई होती है। ठीक है, डिस्क्रीट पी वेव्स। एट्रियल फ्लटर में शॉर्ट रूट अपीयरेंस आती है, रैपिड अप असेंट, रैपिड डिसेंट, रैपिड असेंट, रैपिड डिसेंट, रैपिड असेंट, रैपिड डिसेंट। ये आपकी शॉर्ट रूट अपीयरेंस होती है एट्रियल फ्लटर।
एवी ब्लॉक्स, फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, इसमें मैंने आपको कहा था कि लेंथनिंग होगी पी आर इंटरवल की। ये देखो पी आर इंटरवल, ये है पी आर इंटरवल, इसको, इसकी वो कह रहा है कि लेंथनिंग हुई भी है। ठीक है, पी आर इंटरवल की वो कह रहा है कि लेंथनिंग हुई है, ग्रेटर देन 200 मिली सेकेंड से लेंथनिंग है, लेकिन प्रोग्रेसिव लेंथनिंग हुई। ठीक हो गया। फिर आ जाता है ये आपका एट्रियल फिब्रिलेशन ही दिखाई हुई है ये भी। ये देखिए एट्रियल फिब्रिलेशन बनी हुई है, जो एस कॉम्प्लेक्सेस जो है वो नैरो होते हैं, इरेगुलर होता है, पीआर इंटरवल नॉट मेजरेबल, एट्रियल फ्लटर में सॉल्व तो पेरेंट्स आ गए हैं। कई सारी बातें रिपीट की भी है। अच्छा, इस्कीमिक चेंजेस की चीज देख लेते हैं अब जरा। लास्ट पॉइंट हमारा, एसटी सेगमेंट एलिवेशन भी हो सकती है इसमें, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन हो सकती है, हाइपर एक्यूटी वेव हो सकती है, टी वेव इन्वर्जन हो सकती है, क्यू वेव हो सकती है, और लेफ्ट क्वाड्रेंट हो सकती है। अब देखते हैं एलिवेशन कैसे होती है। ये देखो एलिवेशन ऐसे होती है, ये हमने बनाई पी वेव, ये हमने बनाया क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये हो गई एलिवेशन। ठीक है, ये एलिवेशन, उसके बाद ये टी वेव, यहाँ से ये एलिवेट हो जाता है। नॉर्मल जो बेस लाइन होती है ना, इससे एलिवेशन हो जाता है। ठीक है, जो एस टी सेगमेंट है ना, ये एस टी सेगमेंट बना रहा है, और ये जे पॉइंट है। जे पॉइंट होता है आपका जहाँ पे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड हो रहा है। ठीक है, एस और क्यू एस कॉम्प्लेक्स का एंडिंग पॉइंट, और एस टी सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट पे जो सेगमेंट होता है, उसको जो पॉइंट होता है उसको हम जे पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जे पॉइंट से एलिवेशन हो जाती है। इस जे पॉइंट के लेवल से यहाँ पे ये नॉर्मल जे पॉइंट यहाँ इस जगह पे होना चाहिए। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, जे पॉइंट इस जगह पे होना चाहिए था, लेकिन जे पॉइंट आपका यहाँ पे एलिवेट, जे पॉइंट आपका नॉर्मली यहाँ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ से अब ऊपर चला गया है, जे पॉइंट ऊपर चल गया। तो ये एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, ये नॉर्मल बताया। ठीक है, ये देखो अब ये जे पॉइंट यहाँ होना चाहिए था, लेकिन जे पॉइंट यहाँ चले गए, एलिवेशन हो गया 4 mm तक। ठीक हो गया एसटी सेगमेंट एलिवेशन। बाकी ऐड ही नहीं है कि वेव्स और चलिए मैं बुक में आप लोगों को भेज देती हूँ। और एसटी सेगमेंट डिप्रेशन कैसे होगी, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, डिप्रेशन होती है, मैं बना के दिखा, डिप्रेशन होती है ये पी वेव, ये पी वेव, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और ये डिप्रेशन। ठीक है, ये पी। अब डिप्रेशन की आगे फर्दर वो कहता है कि बेस लाइन से डिप्रेशन हो गया। अब डिप्रेशन की फर्दर तीन टाइप्स बताता है। ठीक है, फर्दर वो कहता है कि हॉरिजॉन्टल डिप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, और डिप्रेशन है, लेकिन साथ ही डिप्रेशन जो है वो डाउन गोइंग है, या फिर डिप्रेशन जो है वो अप गोइंग है। ठीक है, ये तीन टाइप्स हो सकती है डिप्रेशन की भी। हॉरिजॉन्टल डिप्रेशन, ये देखो ये यहाँ पे डिप्रेशन तो है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, साथ ही अगर डिप्रेशन जो है वो इस तरह से हम बनाए, डिप्रेशन है लेकिन साथ ही अप गोइंग है, ये अप गोइंग डिप्रेशन है। ठीक है, डिप्रेशन है, बेस लाइन से डिप्रेशन है, लेकिन अप गोइंग है। साथ ही अगर हम डिप्रेशन बनाए तो डाउन गोइंग भी बनाए। ठीक है, फिर उसके बाद जाके हम इधर टी वेव बनाए। ये बेस लाइन से डिप्रेशन और डाउन गोइंग डिप्रेशन। ठीक है, ये डाउन गोइंग डिप्रेशन, ये अप गोइंग डिप्रेशन, और ये हॉरिजॉन्टल डिप्रेशन। डिप्रेशन की फर्दर तीन टाइप्स होती है। टी वेव इन्वर्जन तो आप तो देख ले, फर्दर सिंपल ये टी वेव आई, वो टी वेव जो है वो इन्वर्जन हो जाती है, ये लेट साइन आता है। ठीक है, और पैथोलॉजिकल क्यूबेस, नॉर्मली क्यूबेस नॉर्मली भी हमारे पास आ रही होती हैं, 2 मिलीमीटर की क्यूबेस आ रही होती है, लेकिन अगर 2 मिलीमीटर से ज्यादा हो जाए क्यूबेस तो वो पैथोलॉजिकल हो जाती है, और ये लेट साइन होता है हमारे पास, लेट जाके, यानी कि क्रोनिक, हमें क्रोनिक डिजीज में हमें क्यूबेस नजर आती है, यानी कि हम कहते हैं कि कोई ओल्ड चेंजेस इसमें थे पुराने, जब हमें क्यूबेस नजर आती है। ठीक है, क्यूबेस कहाँ पे हमें नजर आती है, क्यूबेस हम यहाँ पे, ये देखो जब हम यहाँ पे पी वेव बनाएंगे, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, इस जगह पे हमें जो है ना क्यू वेव बना सकते हैं। ठीक है, छोटी सी क्यू वेव जो है जो नॉर्मली होती है, लेकिन अगर क्यू वेव ज्यादा डाउन चली जाए, ज्यादा बड़े नीचे चली जाए, ठीक है, तो उसको क्यू वेव पैथोलॉजिकल कहते हैं। ठीक है, अब इसकी भी पिक्चर्स वगैरह मैं आपको शेयर करूंगी। ठीक है, तो जो चीज आपको समझ ना आए वो आप लोग ग्रुप में पूछ लिया करो बच्चों। ये टॉपिक क्लियर है आप लोगों को?
कोई चीज जो समझ ना आई हो। चलें ठीक है, अभी कोई आपके क्वेश्चंस अगर अभी हैं तो पूछ लें, वरना फिर हम ग्रुप में डिस्कशन कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन? चलें ठीक है। आप लोग ना, ओके आप लोग ना ऐसे कहते हैं ना, अपने क्लास फेलोज के साथ भी जरा शेयर कर दिया करें ये लिंक्स जो है, ताकि जरा सबका फायदा हो जाए। सबका जारी होता है, ठीक है। जो फ्री लेक्चर्स हैं वो तो सबको मिल जाएगा, जो पेड है वो तो सारी बात है। जैसे जेकेट का हमारा सेशन कल से स्टार्ट होना है इंशाल्लाह। तो जो पेड है वो तो जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो आना चाहते हैं पेड सेशन में पूरे, वो तो ज्वाइन करें। जो नहीं अफोर्ड कर सकते, जो नहीं आना चाहते, उनके लिए फायदा हो जाता है कि आप उनको शेयर कर दिया करें। सबका जारिया होता है ये, ठीक है। मीटिंग्स जैसे आपको लिंक आते हैं, ग्रुप के लिंक्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स हैं, आप लोग शेयर करते करें, इसका फायदा होता है। और आप पढ़ना शुरू करते हैं तो पढ़ लें, क्योंकि अब एफसीपीएस भी बहुत करीब है और जेकेट भी बहुत करीब है। और मेरी यही एडवाइस है आप लोगों को, एग्जाम कोई भी छोड़ना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। एग्जाम सारे आप लोगों ने अपेयर होने हैं, चाहे जेकेट है चाहे एफसीपीएस है। कोई बाहर के लिए कोशिश करना चाहता है, बाहर के लिए भी कोई भी एमओशिप के लिए एग्जाम्स होते हैं, पीपीएससी का या कोई भी, पढ़ते रहें, बस कोशिश करते रहें। मुझे पता है कि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, ठीक है। और सीट्स नहीं है, जॉब्स नहीं है, इवन प्राइवेट जॉब्स भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रही। तो बस जिन जो भी जॉबियंस नहीं है, जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उन्हें बिल्कुल परेशानी होना, बस कोशिश करते रहना है। जब आप कोशिश करते रहते हो सच्चे दिल से और आप पॉजिटिव रहते हो, तो अल्लाह ताला जरूर आप लोगों को समझते हैं। और बस कोशिश करते हैं, ठीक है। कोशिश करते रहें और अपना बेस्ट दें, और सब एग्जाम्स में प्रिपेयर हो और अच्छा अच्छा पढ़ते रहें। उससे भी कोशिश करते रहें, और हम लोग भी आप लोगों के लिए करें, ठीक है। ओके जी, मीटिंग एंड करते हैं।